जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। जल्दी से आ जाओ, देखे सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज से हमने जो है वो क्लास स्टार्ट कर दी है रेगुलर। ठीक है, आप सभी इसी प्रकार से डेली जुड़े। अब चोपड़ा साफ होने वाला है। ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और अपने हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट को अपने साथ साथ में लेके चलते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आपको पता है भाई 2024 का पेपर देखो, बहुत से स्टूडेंट हमारे से पढ़े हैं, लगभग सभी ने 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जो है अभी इस चैनल के शॉर्ट लिस्ट में जाके देखो दोस्तों। कईयों ने, ठीक है, 98%, 96%, लगभग सभी के 95% से ऊपर नंबर आए हैं। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल डेली मेरे साथ जुड़े। और ज्योग्राफी का अब निचोड़ शुरू होने वाला है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, तीनों साथ में लेके हम चलने वाले हैं। और किसी के चक्कर में मत फंसना। ठीक है, आप अच्छे से डेली अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तभी आप मेरिट में आ पाओगे दोस्तों, नहीं तो सपने सपने रहने वाले हैं। ध्यान रखिए। और यूट्यूब पर एकमात्र चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन, जो सबसे कम प्राइस के अंदर आपको नोट्स उपलब्ध करवाता है। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है भाई, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सिर्फ 2 ही मिनट की बात है। देखो, भूगोल, आप जो भूगोल सब्जेक्ट है, आपका ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, अपना सिलेबस आप चेक कर लो भाई, चैप्टर आपके लग रहा है नहीं, जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस है सभी के लिए भूगोल में 2 बुक हैं। एक तो है भाई मानव भूगोल प्रकृति, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। एक तो मूल सिद्धांत वाली बुक है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। दोनों बुक है। दोनों बुकों के आपको कंप्लीट नोट्स जो है 50 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। अब 50 रुपए के अंदर क्या कोई नोट्स देता है? कोई नहीं देता दोस्तों। नोट्स आप किसी भी ऐप पर चले जाना, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे 700, 700, 1000, 2000 प्राइस के रूप में। ये 50 रुपए क्या प्राइस है? ये प्राइस ही नहीं है प्यारे मित्रों। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ताकि गरीब से गरीब बच्चा जो है वो आसानी से नोट्स को पढ़ ले और अच्छे से मेरिट में आ सके। ठीक है, तो 50 रुपए इसकी प्राइस है, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट। अब यहां पर तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी समझाऊंगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो आप। देखो, 50 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, एक बार इन नंबरों पर आप मैसेज मुझे कर देना, 8955661301। ये मेरे है व्हाट्सअप नंबर। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, इन पर मैसेज करना, आपको 50 रुपए के अंदर कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, व्हाट्सएप ही मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, चैप्टर वाइज। ठीक है, ई मित्रा से आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, बुक के रूप में आप जो है वो कर सकते हो। बाकी मोबाइल में भी पीडीएफ में पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी बात है। बाकी आप ई मित्रा से प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो ये मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। ठीक है, अब चैप्टर 1 रहने वाला है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। ठीक है, कंप्लीट आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। आप रेगुलर इसी प्रकार से जुड़े रहो। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी एक बार लाइक कर दो, सभी शेयर कर दो, और आप हमें, ठीक है, प्रमुख ग्रुपों के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पे लिंक दे रखा है। ठीक है, वहां पर आप कुछ डाउट पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो है रिप्लाई कमेंट कर देना, मानव भूगोल प्रकृति विशेष चित्र। ठीक है, मानव भूगोल प्रकृति विशेष चित्र, ये अपना चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि आखिर मानव भूगोल प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं मानव तो सब जानते हैं, हम मानव ही हैं। भूगोल, आखिर ये जो भूगोल है, भूगोल ये हिंदी शब्द है प्यारे मित्रों, भूगोल। और इसी भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्यारे मित्रों अंग्रेजी में ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? GEOGRAPHY, ज्योग्राफी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी है दोस्तों, इसको, ये अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी, और भूगोल जो है वो हिंदी शब्द है। इस ज्योग्राफी शब्द की बात करें तो ये ज्योग्राफी शब्द दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है। GEO, ज्यो, और दूसरा है ग्राफी। ठीक है, मैं ये हिंदी में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिखना। देखो, जो प्लस ग्राफी या ग्राफोस। जो का अर्थ क्या होता है? जो का अर्थ होता है पृथ्वी। जो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का अर्थ होता है प्यारे मित्रों वर्णन करना। क्या? वर्णन करना। यानी हम कह सकते हैं प्यारे मित्रों, आप देख सकते हैं, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल का यहाँ पर अर्थ है
पृथ्वी का वर्णन करना, जो गोल गोल पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम देख रहे हैं मानव भूगोल। इस चैप्टर के अंदर जो है हम मानव भूगोल से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन करना। अब जो है भूगोल, आपको याद रखना है इस भूगोल शब्द का, इस ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कुछ बिंदु में यहाँ पर आपको लिखवाने वाला हूँ, वो नोट करना आप सभी। वैसे भूगोल की परिभाषा ये हो गई, अब कुछ बिंदु आप नोट करना बिंदु वाइज, ठीक है? चलो देखो, देखें यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लगाना आप, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिखना आप सभी कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग तो एक प्रमुख भूगोलवेता हुए जिनका नाम है इरेटोस्थेनीज। क्या दोस्तों? इरेटोस्थेनीज। आपको ध्यान रखना है इरेटोस्थेनीज जो है इस ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दोस्तों, जैसे एक प्रश्न ये बनने वाला है कि भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है? तो आपको क्या करना है? हिकेटियस। क्या करना है? हिकेटियस। लेकिन अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने। वैसे ऑप्शन आएंगे 4, अगर हिकेटियस नहीं है तो फिर आप इरेटोस्थेनीज भी कर सकते हो। तीसरा जो प्रश्न ये बनता है वो यह बनता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? भूगोल के जनक हो गई तो मानव भूगोल के जनक कौन है? और वैसे यहाँ पर मैंने भूगोल का अर्थ बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना है, तो मानव भूगोल का अर्थ क्या है? मानव और प्रकृति के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक, ध्यान रखना आप सभी, कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। कौन है प्यारे मित्रों? फ्रेडरिक रेटजल। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेडरिक रेटजल जो है वो मानव भूगोल के जनक है। यहीं पर अगर प्रश्न बने कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? एक एक बिंदु को नोट करना आप, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? चैप्टर को कंप्लीट में समझाने वाला हूं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? बताओ, देखें कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। यही है प्यारे मित्रों। देखो, मानव भूगोल के जनक पूछे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक पूछे, करेंगे क्या? फ्रेडरिक रेटजल। क्या करेंगे? फ्रेडरिक रेटजल। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बिंदु मैं यहाँ पर और आपको बताने वाला हूँ, कुछ बिंदु और आप जो है वो नोट करना। देखिएगा यहाँ पर आगे जो है वो ये बिंदु नोट करना आप कि जैसे भारत में, यानी हम कह सकते हैं भारतीय भूगोल के जनक कौन है? भारतीय भूगोल के जनक। अगर पूछे कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो भारतीय भूगोल के जो जनक हैं वो है जेम्स रेनेल। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये याद करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जेम्स रेनेल, याद रखें, जेम्स रेनेल जो है ये भारतीय भूगोल के जनक हैं, ठीक है? अब ये प्रमुख पॉइंट आपको याद कर लेना है। यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट लिखा है? 3 और 2 5 पॉइंट लिखा है, ठीक है? सबसे पहले देखो, मानव भूगोल प्रकृति विशेष क्षेत्र चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको भूगोल के बारे में बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल, मानव तथा प्रकृति के बीच में आपस में क्या संबंध है, वो मानव भूगोल है। कुछ बिंदु लिखे हैं। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था, ठीक है? और भूगोल के जनक हिकेटियस हैं, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं, और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजल करना है, और आपको भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल करना है। ये बिंदु आपको याद करने हैं। चलो देखो, देखिए आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं प्रमुख बिंदु। भूगोल के महत्वपूर्ण 2 बिंदु, भूगोल के महत्वपूर्ण 2 घटक। तो प्यारे मित्रों, भूगोल के क्या है? भूगोल के 2 घटक हैं। एक आपके सामने है भौतिक घटक, ठीक है? भौतिक घटक जिसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण और प्रकृति में आपस में, ठीक है? भौतिक घटक। दूसरा है मानवीय घटक। कौन सा घटक है? मानवीय घटक। मानवीय घटक। चाहे हमें भूगोल के घटक पूछे, चाहे हमें भूगोल की महत्वपूर्ण 2 शाखा पूछे, भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा पूछे तो यही करना है। क्या करना है आपको? आपको करना है, एक तो होती है भौतिक भूगोल। क्या दोस्तों? एक तो होती है आपके सामने भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और एक होती है आपके सामने, एक तो भौतिक भूगोल हो गई, दूसरी मानव भूगोल होगी। कौन सी होगी? मानव भूगोल, ठीक है? बस आपको कुछ समझना है, बाकी आपको नोट्स यहाँ पर देखो, नोट्स में कह रहा हूँ ना, 50 रुपए के अंदर दोनों बुक मिल रही है दोस्तों, ठीक है? दोनों बुक कंप्लीट आपको 50 रुपए के अंदर। अब आप सोच रहे कि भाई एक चैप्टर ये 50 रुपये हो, पूरा दोनों बुक मिल रही है, दोनों बुक जितने भी चैप्टर सब मिलने वाले हैं, ठीक है? चलो
भौतिक भूगोल की बात करें प्यारे मित्रों, और यहाँ पर मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या होता है, भौतिक भूगोल में इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण यानी प्रकृति का इसमें अध्ययन किया जाता है प्यारे मित्रों। जिसमें हम देखते हैं प्यारे, जिसमें पर्यावरण के अंदर जैसे प्रमुख भू आकृतिक हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहिए कि जैसे भू आकृतिक, भूमि की आकृति किस प्रकार है, भूमि जलवायु किस प्रकार है, जलवायु मृदा मृदा किस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो अध्ययन किया जाता है ये आपके भौतिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल, इस मानव भूगोल में मानव का अध्ययन, नाम से पता चल रहा है मानव भूगोल, इसमें मतलब मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मानवीय घटकों का अध्ययन किया जाता है। यानी आप कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानवीय घटकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें पर्यावरण के साथ साथ जो है मानवीय घटकों का, इसमें पर्यावरण के साथ साथ मानवीय घटकों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये आप मानव भूगोल में कर देना। तो जैसे इसमें प्रमुख उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूँ, जैसे घर बनाना है, ठीक है, गांव, सड़क, ये सब आपके मानवीय घटक में आ गए हैं। तो ये भौतिक घटक और ये मानव भूगोल, यानी कहने का मतलब ये भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं के रूप में एक तो भौतिक भूगोल हो गई, एक मानवीय भूगोल हो गई। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, मानवीय भूगोल। अब देखते हैं प्रमुख आगे आगे जैसे मानव भूगोल की परिभाषाओं से संबंधित जो प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहले है रेटजल, एक भूगोलवेता हुए जिनका नाम है रेटजल। इनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफिया, उसमें एक परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल प्रश्न कैसे बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि रेटजल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी, या रेटजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, ऐसे प्रश्न बनने वाला। तो परिभाषा ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये याद कर लो, तुरंत याद कर लो। क्या है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या बताया इन्होंने कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल यानी मानव भूगोल मतलब मानव का आपस में प्रकृति से क्या संबंध है, ये मानव समाज, किसका, मानव समाज और धरातल, धरातल एक तरीके से जमीन, जो भूमि होगी, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी कर लो आप, तो समाजों और पृथ्वी यानी धरातल के बीच जो है संबंधों का क्या है, संश्लेषित क्या है, एक अध्ययन है। तो मतलब इस रेटजल ने किस पर जोर दिया है, इन्होंने जो है वो संश्लेषण पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है, संश्लेषण पर। ठीक है, कि आखिर मानव समाज और प्रकृति के आपस में इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस पर इन्होंने जोर दिया। किसने, रेटजल। वैसे इन्हें रेटजल और इन्हीं की एक शिष्य आती है प्यारे मित्रों, एलियन सी सैंपल, वो भी जो है मानव भूगोल के संबंध में कुछ परिभाषा देती हैं। आपको ये है जैसी परिभाषा याद करनी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये रेटजल की है, आपको ये याद रखना है। उसी प्रकार से एक परिभाषा आपके सामने जो है प्रमुख, इसी की शिष्य है एलियन सी सैंपल। ठीक है, रेटजल की प्रमुख शिष्य है एलियन सी सैंपल, ये भी परिभाषा देती है। क्या देती है, ये परिभाषा देती है दोस्तों, देख सकते हैं कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी, ए स्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है। ठीक है, ए स्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, लगातार वो क्रिया कर रहा है मानव जो है प्रकृति के अंदर, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कभी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, पर्यावरण को काटता है, नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है। ठीक है, तो ये संबंधों का इसमें आपस में अध्ययन है। इन्होंने परिवर्तनशील संबंधों का इसमें इन्होंने किस पर अध्ययन दिया है, गत्यात्मकता पर इन्होंने जोर दिया है। किसने, एलियन सी सैंपल ने। ठीक है, कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच आपस में क्या है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इन्होंने जो है वो गत्यात्मकता पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है, गत्यात्मकता पर। ठीक है, अब ये परिभाषा भी आप इसको याद कर लेना, एलियन सी सैंपल की परिभाषा, ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि भाई मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच आपस में परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, एक अध्ययन है। ठीक है, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन था। इधर ए स्थिर पृथ्वी यानी गत्यात्मकता पर जोर दिया कि उन्होंने, एलियन सी सैंपल ने। उसी प्रकार से एक परिभाषा अगली आती है विडाल डिला ब्लास। कौन, विडाल डिला ब्लास। अब ये क्या देता परिभाषा कि हमारी पृथ्वी को, देखो देखिए परिभाषा क्या दी इन्होंने दी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले भौतिक, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को नियम मतलब पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले भौतिक नियमों, भौतिक नियम में सब आ गए, जैसे भू आकृतिक, जलवायु, मृदा, सब टोटल। ठीक है, भौगोलिक भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के
मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से जो उत्पन्न संकल्पना है वही मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये दी थी विडाल डी लाप्लास ने। तो सीधी सी परिभाषा याद रखना, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य, ठीक है, जीवों के मध्य रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है वही मानव भूगोल है। बस सीधी से सीधी परिभाषा ये आप याद कर लेना, विडाल डी लाप्लास। अब देखते हैं प्रमुख आगे। अब मानव भूगोल, कुछ मानव भूगोल की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। वैसे हम अभी रेडजल के अनुसार, एलन सी सैंपल के अनुसार, विडाल डी लाप्लास के अनुसार हमने परिभाषा देखी है। अब मानव भूगोल की परिभाषा डायरेक्ट पूछे तो मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। ये परिभाषा लिखनी है। अगर मानव भूगोल क्या है तो डायरेक्ट ये परिभाषा आपको लिखनी है। देखते हैं आगे, मानव का प्रकृतिकरण। इस चैप्टर के अंदर देखो, मानव का प्रकृतिकरण, फिर प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार किया जाता है, इस बारे में हम देखते हैं। मानव का प्रकृतिकरण का क्या मतलब? मानव का प्रकृतिकरण का मतलब होता है प्यारे मित्रों, मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। किसके अनुसार ढाल लेता है? मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। मतलब जैसे प्रकृति से बहुत डरता था जब आदिम अवस्था में था, तो प्रकृति से बहुत डरता था दोस्तों। जैसे बिजली कड़की तो ऐसा सोचता मानव कि ईश्वर हमारे से नाराज हो गई है, ठीक है। अधिक वर्षा हुई, तेज वर्षा हो गई तो क्या यार मानव भगवान हमारे से नाराज हैं, ठीक है। तो मानव में एक तरीके से बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का विकास नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से मानव पर प्रकृति का बहुत प्रभाव था। तो इस विचारधारा को, वैसे एक विचारधारा आती है अभी इसी में, मानव के प्रकृतिकरण में ही क्या आती है? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा आती है? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। क्या कहती है ये? ये विचारधारा कहती है प्यारे मित्रों कि मानव पर प्रकृति का क्या है? बहुत प्रभाव है, ठीक है। मानव में एक तरीके से बुद्धि का विकास नहीं था, ठीक है। इस विचारधारा को नाम दिया गया पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है। अब क्या करता है, धीरे धीरे जो है मानव क्या करता है, अब वर्षा हुई, तेज वर्षा हुई, ईश्वर का नाराज होना मानता था, तो धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझता है, ठीक है। धीरे धीरे समझता है, फिर धीरे धीरे विकास करता है शुरू। धीरे धीरे क्या करता है मानव? टेक्नोलॉजी का विकास करता है, प्रौद्योगिकी का विकास करता है, ठीक है। जब मानव के अंदर बुद्धि का विकास हुआ तो मानव सीधा जो है क्या करने लगा? प्रकृति का मानवीकरण। पहले तो क्या कर रहा? मानव का प्रकृतिकरण, मतलब प्रकृति से मानव डर रहा था। अब क्या किया मानव ने? प्रकृति का मानवीकरण, मतलब प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली मानव ने, ठीक है। पहले तो डर रही हो मानव की प्रकृति के बीच में नुकसान हो जाए मेरे, फिर बाद में धीरे धीरे जो है प्रकृति का मानवीकरण, यानी मानव प्रकृति का मानवीकरण अब जो है क्या करता है? प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, ये जो है प्रकृति का मानवीकरण है। प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति को अपने अनुसार ढालना क्या कहलाएगा? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। जैसे बात करें तो जैसे प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी का लगातार विकास किया, जैसे गर्मी के लिए मानव ने किसकी व्यवस्था कर दी? एसी की। सर्दी के लिए, अब सर्दी पड़े तो सर्दी के लिए मानव ने क्या लगा दिया? हीटर, ठीक है। गर्मी के लिए एसी, सर्दी के लिए हीटर। अब रोशनी की जरूरत पड़ेगी रात को, तो रोशनी के लिए किसकी व्यवस्था कर दी? लाइटों की व्यवस्था कर दी। किसकी व्यवस्था कर दी? लाइटों की। तो इस प्रकार से मानव ने लगातार विकास किया, प्रकृति के नियमों को समझकर अच्छे से जो है, यानी एक तरीके से प्रौद्योगिकी डेवलप हुआ। प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति के अनुसार उसको अपना ढाल लिया। तो इस विचारधारा को नाम दिया गया प्यारे मित्रों, प्रकृति का मानवीकरण हुआ। और इसी के तहत एक विचारधारा आती है, वो कौन सी विचारधारा है? संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा आती है? संभववाद विचारधारा। इसके तहत पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा आती है और इसके तहत एक विचारधारा आती है संभववाद विचारधारा। तो ये मानव का प्रकृति का मानवीकरण सीधा सा आपको समझना है। मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव पर प्रकृति का बहुत प्रभाव था, मानव प्रकृति से बहुत डरता था, ठीक है। मानो बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज मानता, वर्षा होने से ईश्वर का नाराज होना मानता। एक तरीके से मानव में बुद्धि का विकास नहीं था। धीरे धीरे मानव प्रकृति के नियमों को समझता है, प्रकृति के नियमों के बारे में जानकारी लेता है, और जैसे जैसे मानव के अंदर बुद्धि का विकास होता है, प्रकृति के नियमों को जांच कर उन्होंने जो है फिर क्या होता है?
प्रकृति का मानवीकरण, मानव समझने के बाद प्रकृति का मानवीकरण शुरू कर देता है, मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है उसके तहत अगली विचारधारा आएगी, उस विचारधारा के अंदर हम देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रौद्योगिकी का विकास करता है ये विचारधारा प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद विचारधारा। आगे देखो, दो विचारधारा हम पढ़ चुके, एक तो पर्यावरण निश्चयवाद और एक है आपके सामने संभववाद। ये है तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा। ये तीसरी विचारधारा है दोस्तों आपके सामने, नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा। आखिर ये क्या कहती है, देखो देखें ये विचारधारा क्या कहती है। ये कहती है कि निश्चयवाद 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 व संभववाद के बीच मार्ग प्रस्तुत करती है। यानी ऐसी कौन सी विचारधारा है जो निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा के बीच मार्ग जो है मार्ग प्रस्तुत करती है, तो वो है नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, ये पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देती है। इस विचारधारा का मानना है, नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा का, कि प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, विकास करो, विकास में कमी मत छोड़ो, विकास तो करो लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। मानव धीरे धीरे देखो, पहले बुद्धि नहीं थी, फिर बुद्धि आती है मानव के अंदर संभववाद विचारधारा में, जिसमें मानव क्या करता है, प्रकृति को धोन पोषण शुरू कर देता है। ठीक है, पेड़ पौधों को कटाई करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देती है। कौन सी, नवनिश्चय विचारधारा, कि प्रकृति के नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना ही इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। इस विचारधारा के तहत एक कमेंट आता है प्यारे मित्रों, ठीक है, कि रुको और जाओ। प्रमुख इसी का सिद्धांत है, सिद्धांत कमेंट नहीं कह सकते हैं, रुको और जाओ। इनका क्या है सिद्धांत, रुको और जाओ, मतलब उत्पत्ति विकास करो। ठीक है, रुको और जाओ, ये सिद्धांत आता है इस विचारधारा के तहत, नवनिश्चयवाद विचारधारा के तहत, कि रुको और जाओ मतलब उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो, इतना ही प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, तो ये किस विचारधारा में, यानी कौन सी ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति के नियमों का पालन करने को लिए कहती है और उसे विनाश से बचाती है, तो वो है आपकी नवनिश्चयवाद विचारधारा। अब रुको और जाओ, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक एक नंबर के अंदर पूछा, आपके हापेले में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ग्रिफिथ टेलर, कौन है, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, याद रखे, ग्रिफिथ टेलर जो है, ग्रिफिथ याद का है, आधा का है, ग्रिफिथ टेलर। ये ग्रिफिथ टेलर जो है प्यारे मित्रों, रुको और जाओ संकल्पना इन्होंने प्रतिपादित की थी, यानी नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन है, ठीक है, तो वो है ग्रिफिथ टेलर। ये आपको ध्यान रखना है, बस ये मोटे मोटे तौर पर ये प्रमुख विचारधारा आपको याद होनी चाहिए। अब भौगोलिक विचारधारा है, भौगोलिक विचारधारा का क्या तात्पर्य, भौगोलिक विचारधारा का तात्पर्य प्यारे मित्रों कि जैसे भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेता हुए हैं। ठीक है, भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेता हुए, एक तरीके से वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच में आपस में संबंधों को जानने के लिए अपने अपने, ठीक है, अपने अपने विचार प्रकट किए। इन्हीं विचारों को कहा गया भौगोलिक विचारधारा। ठीक है, तो प्रकृति और मनुष्य के बीच आपस में जो है क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको जानने के लिए जो है इन्होंने प्रमुख अपने अपने विचार प्रकट किए। जिसमें प्रमुख हम बात करते हैं तो कौन सी विचारधारा आती है आपके सामने, तीन विचारधारा हमने पढ़ ली है अभी। एक तो सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, कौन सी विचारधारा आती है हमारे सामने, पर्यावरण निश्चयवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना आप सभी। कौन सी विचारधारा आती है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। 2 मिनट रुकिएगा, कौन सी विचारधारा आती है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, निश्चयवाद विचारधारा करना आप यहाँ पर, निश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा, ये ध्यान रखना आप सभी। उसी प्रकार दूसरी विचारधारा आती है, वो आती है संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा आती है, संभववाद विचारधारा। और तीसरी आपके सामने जो विचारधारा आती है वो आती है प्यारे मित्रों, कौन सी आती है, नवनिश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा आती है, नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो इस प्रकार से ये तीन विचारधारा हम इसमें पढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट पूछे, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइएगा जो निश्चयवाद विचारधारा है इसके समर्थक कौन कौन है। तो इसमें जैसे रेटजल हो गया, ठीक है, रेटजल हैं, इसके अलावा रिटर हैं, इसमें हेम्बोल्ट हैं। ठीक है, ये जो प्रमुख समर्थक हैं इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, किसका, निश्चयवाद विचारधारा का। संभववाद विचारधारा, इस विचारधारा के समर्थक जो है वो कौन है, विडाल डिला ब्लास। अभी हमने देखा विडाल डिला ब्लास जो है ये इसके समर्थक है, किसके, संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक हम कह सकते हैं। तीसरा है नवनिश्चयवाद विचारधारा, और इसी के तहत एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ।
क्या, रुको और जाओ। उत्पत्ति विकास करो मतलब अपनी सीमा में रहकर करो, ठीक है, रुको और जाओ। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन है, तो वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। बस ये आपको याद होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर। मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, आपको तीनों भूगोलवेत्ता की परिभाषा, रेडजल के अनुसार, विडाल डिलाप्लास के अनुसार, एलन सैंपल के अनुसार। बाकी आपको तीनों विचारधाराएं, जिसमें किस प्रकार मानव का प्रकृतिकरण होता है, प्रकृति का मानवीकरण, मानव के प्रकृतिकरण में हम एक सबसे पहले कौन सी, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, फिर संभववाद विचारधारा, फिर ये नव निश्चयवाद विचारधारा। इन विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है, यही से प्रश्न बनता है, ठीक है। और ये तो सिर्फ चैप्टर समझाने के लिए आपको इस प्रकार से करवा रहा हूँ। बाकी जो है दोस्तों कंप्लीट आपको नोट्स, ये तो समझो बस, यहाँ पर नोट्स आपको हस्तलिखित मेरे द्वारा मिलेंगे 50 रुपए के अंदर, ओनली 50 रुपए के अंदर। कोई एक चैप्टर के नहीं होंगे, पूरे कंप्लीट चैप्टर होंगे, दोनों बुक हो गए, ठीक है। यूट्यूब पे एकमात्र चैनल है, किसी पर ऐप पर मत जाके पैसे मत कटवाओ, या पढ़ो, फ्री करवा रहा हूँ आपको निःशुल्क तैयारी। बस ये 50 रुपये इसकी प्राइस है नोट्स होगी। या आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, मेरा नंबर है 8955661301। अब कुछ आगे एक बिंदु आपके सामने ये है कि मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास, मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार किया गया, ठीक है। ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो, मानव में धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ तो वे प्रकृति के नियमों को समझने लगा तथा प्रौद्योगिकी का विकास किया, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इस प्रकार से घर्षण एवं ऊष्मा, कि मानव ने आखिर टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो किस प्रकार किया। तो देखो, सबसे पहले घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना, ठीक है। घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना ने आग की खोज की, जिसका प्रयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, ठीक है। तो घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना ये पहला मानव ने विकास किया, ठीक है। प्रमुख मानव ने जो है आपस में पत्थर फेंके और पत्थरों के आपस में घर्षण से जो है वो आग उत्पन्न हुई। तो आग से मानव ने यानी आग की खोज कर दी मानव ने, ठीक है। तो पहले विकास मानव ने ये किया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है आपके सामने वो ये है कि डीएनए व आनुवंशिक लक्षण, मानव ने क्या किए, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों के बारे में देखा, पढ़ा अच्छे से, फिर उनके बारे में जाना। इन नियमों के बारे में समझने के बाद ज़्यादातर कई बीमारियों से मानव जब वो ग्रसित रहने लगा, लेकिन मानव ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, वो बीमारियों पर जीत पा चुके हैं, ठीक है। तो डीएनए आनुवंशिक के नियमों को समझा। इसके अलावा प्रमुख जैसे मानव ने किया किसके नियमों, वायु गति के नियम, कि मानव ने इस प्रकार सबसे पहले घर्षण ऊष्मा की संकल्पना, दूसरा फिर आपके सामने डीएनए आनुवंशिकी, और तीसरा वायु गति के नियम, वायु के नियमों के बारे में पढ़ा कि भाई अधिक तेज गति से वाहन किस प्रकार चलाए बनाना है, तो किस प्रकार क्या करना है, ठीक है। तो नियमों के बारे में पढ़ा कि अधिक तेज गति के वाहनों को बनाने के लिए इन नियमों को पढ़ना पड़ता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं प्रमुख आगे, जैसे मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है। और इसमें मानव भूगोल की प्रकृति में क्या है, मानव भूगोल भौतिक भूगोल से अंतर संबंधों का आपस में क्या अध्ययन है, और मानव ने भौतिक भूगोल जैसे पर्यावरण द्वारा अपने प्रमुख क्रियाकलापों के द्वारा घर बनाना, नगर, गांव, सड़क, ठीक है, खेल, उद्योग, खेत आदि का निर्माण किया है। ये आपको भौतिक घटक और मानवीय घटक में अभी हमें शाखाओं के अंदर पढ़ा है, वही लिखना है इसमें, ठीक है। मानवीय भूगोल की प्रकृति में कि भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का इस्तेमाल करके मानव ने इसका प्रयोग किया है। उसी प्रकार से देखो, यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है मानव भूगोल के क्षेत्र, कि आखिर मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये डायरेक्ट आपको जो है वो नोट्स के अंदर इस प्रकार से मिलने वाले पॉइंट बाय पॉइंट आप देख सकते हैं। ये आपको याद होने चाहिए मानव भूगोल के क्षेत्र, जिसमें नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये आपके 6 जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो याद होने चाहिए। उसी प्रकार से देखो मानव भूगोल के यहाँ पर देखो क्या पूछे हैं, मानव भूगोल या हम कह सकते हैं आर्थिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र, ठीक है, उप क्षेत्र। इसमें देखो संसाधन भूगोल हो गए, पर्यटन भूगोल हो गए, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, व्यापार भूगोल, विपणन भूगोल, ये आपके मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल के प्रमुख क्या हैं, उप क्षेत्र हैं। क्षेत्र और उप क्षेत्र याद कर लेना इनको। नेक्स्ट, ये आपके राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल के तो निर्वाचन भूगोल आ गया, एक सैन्य भूगोल आ गया, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है जैसे सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र में जैसे व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, ठीक है, अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। इन सब का जो अध्ययन है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो सामाजिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र ये आपको लिखने हैं, याद करने। प्यारे मित्रों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइएगा आर्थिक भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताओ, ठीक है।
सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताओ। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जैसे विश्व के प्रमुख भूगोलवेता, ये भी याद करना। जैसे कई बार अगली बार जो एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व के प्रमुख भूगोलवेता में जैसे जर्मनी के भूगोलवेता कि 2 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताओ, डायरेक्ट पूछेगा ऐसे। तो जर्मन भूगोलवेता में एक तो हेम्बोल्ट आ गया, एक कार्ल रिटर आ गया, एक पेशल है, एक रेडजल है। तो ये 4 भूगोलवेता है जर्मन भूगोलवेता, लेकिन आप 2-2 याद कर लेना। इनमें जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे हेम्बोल्ट कर लो या रेडजल कर लो, जो आपकी इच्छा है वो जर्मन के भूगोलवेता याद कर लेना। नेक्स्ट जैसे ब्रिटेन के भूगोलवेता। अब ब्रिटेन के अंदर प्रमुख जैसे ब्रिटेन के भूगोलवेता में जैसे हम बात करते हैं तो एक तो हर्बर्ट सेन है, एक मैकिंडर है, एक फ्लूअर है। तो इन तीनों में 2 याद कर लेना, ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता में सबके 2-2 याद कर ले बस, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आगे अमेरिकन भूगोलवेता। अमेरिकन में जैसे एक तो हंटिंगटन हो गया, एक बोमेन हो गया, एक ग्रिपिक टेलर हो गया। ये अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम है, ठीक है। और देखते देखे आगे फ्रांसीसी भूगोलवेता। ये वैसे तो पर्सन अभी 2000 ना तो 2023-22 में पूछा है, ना 2023 में इस प्रकार से पूछा है। हाँ ना, लेकिन अब क्या है प्यारे मित्रों, आपके जो है प्रमुख 2021 का यदि आप पेपर मिलेंगे तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो क्या पता अब की बार पूछ ले इस तरीके से। तो 2 फ्रांसीसी भूगोलवेता प्रमुख जैसे आपके सामने 4 दे रखे हैं, विडाल डिलाब्लास, जीन ब्रूस, डिमाजिया या फेब्रे। डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन कैसे भी कि विडाल डिलाब्लास कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये चारों आप याद कर लेना। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है प्यारे मित्रों। ये हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये था मानव भूगोल है प्रकृति विषय क्षेत्र। मिलते हैं वापस आपको चैप्टर 2 के साथ। आप सभी लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।